नमस्कार। डीएस लॉ कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। अब आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32। 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार हमें प्रदान करता है। भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। क्या कहा है? कि आत्मा। ठीक है। इसमें आपके या व्यक्ति के अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जा सकते हैं। ये जो है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ऑथराइज करती है और 226 हाई कोर्ट को ऑथराइज करती है। तो आर्टिकल 32 के अंदर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, पर 32 हाई सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान करती है। इसके अंदर हम अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रीट भी लगा सकते हैं। रीट 5 प्रकार की होती है और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा था, क्योंकि लोगों को मौलिक अधिकार केवल कागज पर न दिए जाए बल्कि उनका पालन भी किया जाए। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रीटें दी गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट सबसे पहले रीट है जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है और या फिर परिरोध किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप ये रीट लगा सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के आधार पर आप कह सकते हैं कि साहब किसी हमारे व्यक्ति को इन्होंने नज़रबंद कर लिया है या अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय पुलिस को या जिसने परिरोध किया है उसको आदेश देगी कि आप हमारे सामने उसको प्रस्तुत कीजिए या उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद परमादेश रीट, इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य पूरा करता नहीं है, अगर उसका जो कार्य है अगर वो कार्य पूरा नहीं करता, अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता, तो आप जाके उस अधिकारी से मत भिड़िए। आप डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रीट लगा दीजिए कि साहब इनके जो अधिकार हैं ये वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि है जिनका काम है कि वो सभी चीज़ों को देके व्यवस्था देके और वो नहीं देख रहा है, मज़े कर रहा है, तब भी आप परमादेश रीट जारी कर सकते हैं। दूसरी है प्रोहिबिशन प्रतिच्छेद रीट। अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकारिकता से बाहर जाके काम कर रही है तो हाई कोर्ट में प्रतिच्छेद रीट लगाई दी जा सकती है या सुप्रीम कोर्ट में प्रतिच्छेद रीट लगाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यह कहेगा कि आपकी अधिकारिकता नहीं है, आप अपनी सीमा में रह के कार्य कीजिए। ठीक है। उसके बाद जो रीट आती है वो आती है उत्प्रेरण रीट। इसके आधार पर निचली अदालतों से रिकॉर्ड को मंगाना और उसका पुनरीक्षण करना और गलत आदेश को रद्द करना है। इसी आधार पर 32 के आधार पर PIL जनहित याचिका भी दायर की जा सकती है। किसी जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। किसी समूह या उसको ऐसा लग रहा है कि किसी समूह के साथ भेदभाव हो रहा है, किसी मजदूरों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो PIL लगा सकता है। PIL
के जनक BN भगवती थे और सबसे पहले इसको मुंबई केस के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद इसके अंदर आपके जो JLO के अंदर JLO 2023 के अंदर प्रश्न संख्या 7 के अंदर JLO में ये पूछा गया था कि निम्न में से बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से कौन सा केस जाना जाता है। तो इसका आपको ऑप्शंस भी दिए थे, DN जबलपुर, हुसैनारा बनाम अग्रह सचिव, भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर, केशवानंद भारती। तो इसका सिंपल आंसर है, इसका आंसर है ADM। ठीक है, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांता। ठीक है, तो जबलपुर वर्सेस शिवकांता। उसके बाद आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों की सीमा। अब जो सैन्य बल है उनके लिए मौलिक अधिकार क्या होंगे। तो संसद ये शक्ति देता है कि कानून बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी को, इसी प्रकार के अन्य बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को अपना सीमा तक सीमित कर सकती है और इन बलों के अनुशासन, कार्यकुशलता और राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखी जा सके। क्योंकि यदि इन बलों के सदस्यों को सामान्य नागरिक की तरह फंडामेंटल राइट्स अगर दिए जाते हैं, तो जैसे हड़ताल का है, राजनीति है, गतिविधि में शामिल होने या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने, तो इन बलों की कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी कारण संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह कानून बनाकर यह तय करे कि किन अधिकारों को और कितनी सीमा तक इन बलों के सदस्यों के लिए सीमित करना। इस अनुच्छेद के में बनाए गए कानून को यह सुनिश्चित करना था कि सशस्त्र बल और अन्य सुरक्षा बल पूरी निष्ठा से कार्य करें, अनुशासन के साथ कार्य करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। एक सैनिक को सरकार की आलोचना करने की आज़ादी नहीं होती, भले ही वाणी की स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार है तो भी वो सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकता। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के दौरान अधिकारियों की सीमा, और इसके अंदर लिखा हुआ है 34 के, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त विधियों पर निबंधन। परंतु एक चीज याद रखना, जब ये भी आपके पूछा गया है 2021 के अंदर, अगर कभी भी फंडामेंटल सैन्य विधि लागू होती है, आपातकाल लागू होता है 352 के अंदर, तो आर्टिकल 20 और 21 कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, आपकी प्राण और देह स्वतंत्रता को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, इसी के अंतर्गत 34 तो कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होगा, तो आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 किसी प्रकार से आपका के फंडामेंटल राइट्स का आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होते। तो 20 कहता है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 कहता है प्राण और देश स्वतंत्रता। धारा 34 का क्या उद्देश्य है कि कानून बनाकर यह तय कर सके कि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार पर किस तरह और किस हद तक रोक लगाई जाए और किन अधिकारों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। मार्शल लॉ तभी लागू किया जाता है जब देश की किसी हिस्से में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से विफल हो जाता है
या प्रशासन उसको संभालने में असमर्थ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सेना को पूरे प्रशासन सौंप दिया जाता है ताकि वह स्थिति को नियंत्रित कर सके और शांति व्यवस्था बनाए रखे। 34 वह कानून बनाकर सेना को और उसके अधिकार द्वारा मार्शल लॉ के दौरान कार्यों के लिए उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करे ताकि अपने कर्तव्यों का निबंध निडर होकर कर सके। ठीक है। इसके अलावा संसद ये भी तय कर सकती है कि नागरिकों को मुआवजा देने की कोई व्यवस्था होगी या नहीं होगी, और अगर ऐसे समय में अगर सेना कानून के अनुसार कोई कार्य करती है तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। आर्टिकल 35 संसद को विशेषाधिकार, इस भाग के प्रबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान। तो संसद को यह विशेषाधिकार है कि वह कुछ विशेष मौलिक अधिकारों के संबंधित मामलों पर कानून बनाए और उन अधिकारों के संबंध में पूरे देश में एक समान कानून लागू हो। अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न कानून बनकर संविधान के उद्देश्य को प्रभावित न करे। संविधान में जहाँ जहाँ यह कहा गया है कि किसी अधिकार के प्रयोग के लिए या उस पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए संसद कानून बनाएगी, वहाँ वह शक्ति केवल संसद के पास होगी, राज्य विधानमंडल के पास नहीं होगी। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि अनुच्छेद 16 के 3 के तहत संसद ये तय कर सकती है कि किन किन परिस्थितियों में सरकारी नौकरी में निवास के आधार पर या विशेष प्रावधान स्त्री और बच्चों के लिए, ठीक है, तो व्यवस्था कर सकती है। इसी तरह 32 में संसद ये तय कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका को लागू करने की क्या प्रक्रिया होगी, और 33-34 में संसद ये तय करती कि सशस्त्र बलों और मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या सीमा लगाई जा सकती है। ठीक है। और इसके अलावा संसद को यह भी अधिकार है कि वह अनुच्छेद 32 मानव तस्करी और अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक को लागू करने के लिए दंडात्मक कानून बना सकती है। तो इन आधारों पर 5 प्रकार की रीट पढ़ी हमने। फिर हमने सबसे पहले हमने 5 प्रकार की रीट पढ़ी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट पढ़ी। उसके बाद हमने बंदी प्रत्यक्ष केस के अंदर हमने NADM जबलपुर बनाम कामकांत शुक्ला का मामला देखा, जो JLO 2023 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। उसके बाद हमने 5 प्रकार की बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट पढ़ी। फिर उसके हमने प्रतिबंध रीट, प्रतिषेध रीट पढ़ी। उसके बाद उत्प्रेरण रीट पढ़ी। ठीक है। एक है अधिकार पृष्ठ रीट। अधिकार पृष्ठ रीट के अंदर अगर कोई व्यक्ति कोई अवैध पद धारण करके बैठा है तो उसको उसके किस पद पे बैठा है कि व्यक्ति को यह पूछना कि वह किस सरकारी पद पर किस अधिकार से बैठा है। तो सॉरी, मैं भूल गया था अधिकार पृष्ठ रीट के बारे में, क्यूब फोटो के बारे में भूल गया था। तो अभी मैं बता देता हूँ कि अधिकार पृष्ठ रीट है किसी व्यक्ति से ये पूछना, किसी गवर्नमेंट कर्मचारी या किसी पद पे, ऊंचे पद पे बैठे व्यक्ति को ये पूछना कि वह किस पद पर बैठा है, उसके क्या अधिकार हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल से हम DPS चालू करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले टाइम में या कल अपन AIB में पूछे गए 35 तक कितने प्रश्न पूछे गए अब तक, उनके बारे में देखेंगे। और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।